नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। दोस्तों, बिना देरी के हम क्वेश्चनों को करेंगे। और इससे पहले अगर जो इस YouTube चैनल पे नए हैं तो वो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक के मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमने 30 क्वेश्चन जो आधुनिक काल है उसके कर लिए थे। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो द्विवेदी युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के। ध्यान से आपने देखना है और नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है। गला ख़राब है थोड़ा सा, फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों बिना किसी देरी के। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को करते हैं। इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? यहाँ पे आपको राष्ट्रीय चेतना का कवि पूछा है, जो नहीं है आपके ऑप्शन में दिए गए हैं मैत्रेयी गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजीसी नेट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा जो पंजाब में मास्टर ग्रेड होने जा रहा है उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि चेतना का कवि इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये एकमात्र कवि है इन तीनों में से, चारों में से, जो राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है। और बाकी राष्ट्रीय चेतना के कवि है मैत्रेयी गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, तीनों राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो दोस्तों। और आपके माता पिता को मेरा सत सत प्रणाम, जिसकी बदौलत आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हो। आज आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रजभाषा में लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर ज्ञा प्रसाद शुक्र सनई। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये दो तो आपको वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो रचनाएं हैं। तो यहाँ पे पूछा है द्विवेदी युग का उस कवि का नाम, तो उस कवि का नाम बताना है आपने। ये तो आपकी रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये है मैत्रेयी गुप्त की। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा आपसे जिसने समस्त काव्य ब्रजभाषा में लिखा, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने समस्त काव्य है वो ब्रजभाषा में लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों, और अच्छी तैयारी करके अपना मुकाम हासिल करो ताकि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके देश का नाम आपके साथ जुड़े और आप पे लोगों को गर्व हो। दोस्तों, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपके ऑप्शन में आ जाता है साकेत, प्रिय प्रवास, कायामणि या फिर उर्वशी। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। और है किसका प्रिय प्रवास? तो वो है मैत्रेयी गुप्त का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होता है 33 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है दोस्तों। तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्वेश्चन आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंदम नाम से अपने रचनाएं सरस्वती में छापते थे? सरस्वती पत्रिका प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ? याद रखना दोस्तों 1900। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 903 में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंदम नाम से, तो वो अपना किस नाम से छापते थे? तो वो छापते थे भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नोट डाउन कर लेना इन क्वेश्चनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से द्विवेदी मंडल द्विवेदी मंडल का कवि कौन नहीं है?
जो द्विवेदी मंडल का कवि इनमें से कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है मैत्रेयी गुप्त, अयोध्या शिवोपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडे या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो 35 नंबर में आपने वो सही जवाब को पकड़ना है दोस्तों जो आपसे पूछा गया है। द्विवेदी मंडल का जो कवि नहीं है तो वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण किस मंडल के है? तो ये भारतेंदु मंडल के। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब, सही ऑप्शन, सही तीर पे निशाना जाता है। 36 नंबर आपका क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर का आपने चयन करना है। तो पढ़ते हैं, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण युगा का युगना रूप परिवर्तन कर दिया गया था। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए। पहले तो वो महाकाव्य होगा, उसका नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगना रूप परिवर्तन कर दिया है। तो आपके ऑप्शन में विदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास या फिर उद्धव शतक। तो 36 नंबर में सीधा आपका जवाब जाता है वो है प्रिय प्रवास में। मैत्रेयी गुप्त की जो रचना है प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है और इसमें जो राधा कृष्ण का युगन रूप परिवर्तन कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल नाम से जाना जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया और आपके ऑप्शन है मैत्रेयी गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या जगन्नाथ दास रत्नाकर। जवाब दो आप इसका। तो दोस्तों जवाब आपको मिल ही गया होगा। आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि स्पीड और बढ़ाई जा सके। तो ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जो सत्य बोलते हैं। जो लोग सत्य बोलते हैं वो उसे को ब्रज कोकिल कहा जाता है। ऐसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। द्विवेदी युग का वो सत्यनारायण कविरत्न जो कवि है उनको ब्रज कोकिल नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ठोक दो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और इस क्वेश्चन का सही उत्तर जवाब हमें दो। तो इनमें से कौन सी कृति 1931 यानी कि 1931 में प्रकाशित हुई थी? भारत भारती हुई थी, यशोधरा हुई थी, द्वापर हुई थी या फिर साकेत हुई थी? तो 38 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है और आपने सही उत्तर ठोकना है दोस्तों। लॉक कर दो इस क्वेश्चन को, उड़ा दो। ऐसे किया करो जैसे शॉर्ट लगता है, 6 लगता है ना, वैसे किया करो। आते ही इसका ये होगा, इसका ये होगा, तब तैयारी मज़ा आएगा। तो 38 नंबर में आपका सीधा जवाब होता है साकेत। जो साकेत रचना है वो 1931 में प्रकाशित हुई थी और भारत भारती 1912 में। याद रखना, भारत भारती अक्सर पूछी जाती है और इसके साथ साकेत भी। तो साकेत कब हुई थी? 1931 में। तो और भारत भारती 1912 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों छक्का मारना, इसमें आपने 39 क्वेश्चन है। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो 3 रचनाएं मिल जाएंगी जिसमें भ्रमर गीत परंपरा है, एक नहीं है। तो तीनों यहाँ पे इकट्ठी है, 3 में ही है वो। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन सही होंगे। आपके ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक या फिर भ्रमर दूत है। तो 39 में आपने सही जवाब पकड़ना है और 6 लगाना है अब की बार। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें, अपने नोटबुक पे नोट किया करें भी आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भी हमारे इतने क्वेश्चन सही होते हैं, उससे तैयारी का पता चलता है आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सो दोस्तों 39 में आपका सही जवाब हो जाए जो साकेत है। इसमें भ्रमर गीत परंपरा जो नहीं अपनाई गई, बाकी प्रिय प्रवास, भ्रमर दूत और उद्धव शतक में ये भ्रमर गीत परंपरा अपनाई गई है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 40 नंबर। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं रामनेश त्रिपाठी, अयोध्या शिवोपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक ठोकें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस क्वेश्चन का सही जवाब दें दोस्तों आप। जी जी बिल्कुल, तैयारी अच्छी होगी तभी 100% नंबर आएंगे और तभी हमें अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। और तब जब खुशी होगी तो हमारे को तो फल वही मिलेगा दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
सो दोस्तों 40 नंबर में आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो श्रीधर पाठक है इनकी ये जो ग्रंथ है कश्मीर सुषमा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये श्रीधर पाठक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो रहा है भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर आपका क्वेश्चन है, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? जो रोमानी भावबोध लेके आते थे, यानी कि रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं छायावादी कवियों को, रीतिमुक्त कवियों को, स्वच्छंदतावादी कवियों को या फिर रहस्यवादी कवियों को। तो आपको पता ही है रोमानी भावबोध के जो कवि हैं उनको कहा जाता है स्वच्छंदतावादी कवि। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है 41 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में ये ट्रेंड करता है। गोल्ड स्मिथ के बारे में पूछा ही जाता है। गोल्ड स्मिथ के डेजेंट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी में किस कवि ने किया? डेजेंट विलेज किसका है? गोल्ड स्मिथ का। ये भी आपने याद करना है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। और इसका हिंदी में अनुवाद उजड़ ग्राम से किस नाम से किया? उजड़ ग्राम से नाम से। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं। पहला तो डेजेंट विलेज किसका है? तो वो है गोल्ड स्मिथ का। और डेजेंट विलेज को हिंदी में किस नाम से? वो है उजड़ ग्राम। और किसने किया? तो आपके ऑप्शन में है श्रीधर मैथिशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या फिर गोपाल शरण सिंह। तो 42 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा, जो श्रीधर पाठक जी हैं इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से गोल्ड स्मिथ के डेजेंट विलेज का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति मैथिलीशरण गुप्त नाट्य रचना है? यानी कि एक तो नाट्य रचना है वो जो मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन है तिलोत्तमा, जयद्रथ और चित्रधारा या फिर द्वापर। तो 43 नंबर में आपका सीधा सीधा जवाब होता है वो है तिलोत्तमा। ये मैथिलीशरण गुप्त की जो नाट्य कृति है वो है तिलोत्तमा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का कौन सा कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार मास्टर कैडेट में ये पूछा गया है। IMP जक्की उपनाम से कौन लिखता था? आपको पता ही है। ऑप्शन में है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ज्ञापसा शुक्ल सुनई, श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे। तो 44 में आपका सही जवाब हो जाएगा, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, नाम से आपको पता होना चाहिए जगन्नाथ दास रत्नाकर है, वो जक्की उपनाम से हिंदी में उर्दू में रचना किया करते थे, जक्की नाम से उपनाम से। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 45 नंबर है, 6 ठोकना है आपने। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? सुकवि नामक पत्रिका है, एक तो ये सुकवि क्या है, यह है पत्रिका, और इसका संपादन कौन करता था? राय देवी प्रसाद पूरण, रामचरितोपाध्याय, ज्ञापसा शुक्ल सनई या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो 45 नंबर में आपने 6 लगाना है दोस्तों, सही आपका जवाब होना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा ज्ञापसा शुक्ल सनई सुकवि नाम से पत्रिका का संपादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे कदमों से। अगर समझना आए तो वीडियो को बार बार देखना दोस्तों, और बार बार देखने से आपके दिमाग में इस तरह फिट हो जाएंगे ये क्वेश्चन कि आपको कभी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको देखा और आंसर टिक किया। ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनई जी राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनई के बारे में। शंकर उपनाम से, त्रिशूल उपनाम से, सनई उपनाम से या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर में आपका सीधा सीधा जवाब जो त्रिशूल है। ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनई जी राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं हैं वो त्रिशूल नाम से उपनाम से लिखा करते थे। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? लो जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। छायावाद का प्रवर्तक किसने किसको माना है, इसके बारे में ये क्वेश्चन तो आपको जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछा गया, द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? मुकुटधर पांडे को, लोचन प्रसाद पांडे को, श्रीधर पाठक को या फिर रूपनारायण पांडे को। सो जिन दोस्तों का पढ़ा हुआ है उन्होंने तो सीधा क्वेश्चन देखा और आंसर ठोक दिया। सो ऐसे ही सब ने करना है और सीधा सीधा आंसर जाता है मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, जो कि द्विवेदी युग के हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों और कृतियाँ हैं और इधर कवि हैं, मिलान करना है आपने। विष्णुप्रिया, हेमकिरीटनी, परशुराम की प्रतीक्षा और हिंडोला।
तो इंडोला किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। परशुराम की प्रतीक्षा कौन करता है? दिन में करता है। हेमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी और प्रिय प्रवास मैत्रेय गुप्त। इस तरह आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों का। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविताओं की प्रमुख विशेषता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवाद। तो इतिवृत्तात्मकता याद रखना है आपने, किस युग की कविता की प्रमुखता है? तो वो है द्विवेदी युग की। ऑप्शन नंबर सी आपका 49 में सही जवाब होता है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की है? तो वो है द्विवेदी युग की। अब आ गया द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? द्विवेदी युग के काव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो स्वच्छंदतावाद, नवजागरण सुधार का, राष्ट्रवादी काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। द्विवेदी युग को अलग किस किस नाम से पुकारा जाता है? इतिवृत्तात्मकता उसकी प्रधानता थी और नवजागरण सुधार काल इसका अन्य नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर आपका क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? सो दोस्तों एग्ज़ाम में कभी कभी सीधा ये लाइन दी जाती है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध, और नीचे आपके ऑप्शन दिए जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर नामवरसी हैं। तो इतनी सी ये लाइन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस आलोचक ने कहा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है, अगर बार बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपने इसको सही भी करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना थोड़ा सा। 52 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। कवि क्या कह रहा है? प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है क्या छायावादी तत्व? उसका मूल दर्शन सावर्यतमवाद है। ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा आपसे पूछ लेगी, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है, यानी कि सर्व में उत्तम। तो ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, राम कुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। तो ऐसी बात कौन कर सकता है? तो वो कहते हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है दोस्तों। ध्यान रखना इन लाइनों का, क्योंकि ये लाइनें बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगली लाइन आ गई आपकी, अगला क्वेश्चन आ गया 53 में, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। तो ये परिभाषा किस आलोचक ने दी है? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में। आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो ऐसी बात कौन करेंगे? जो राम को मानने वाले होंगे। कौन करेंगे? जो राम को मानने वाले होंगे। तो राम कुमार वर्मा यहाँ पे ये बात कहेंगे, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद कहा गया, नाम से अभिहित किया गया। तो जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेंद्र या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो 54 नंबर में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है जयशंकर प्रसाद ऐसी बात कहेंगे। तो ये कथन है जो जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 55 नंबर, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद का अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या प्रदर्ती शैली के व्यापक अर्थ में। तो ये कथन किस आलोचक का है? यहाँ पे कथन एक साथ ही दे दिए गए दोस्तों, और इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपके क्वेश्चन में डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे या फिर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो 55 नंबर में सीधा सीधा आपका सवाल जवाब देता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
56 नंबर आपका क्वेश्चन है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। ये विचार किस आलोचक है? तो आपके ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। तो सही उत्तर का आपने चयन करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बिना किसी देरी के इन क्वेश्चनों को ध्यान से करें ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे लो करना है आपने, 6 ठोकना है, लाइक भी ठोकना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ लिया गया, छायावादी काव्य की नहीं है। रहस्यवादी भावना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का स्थान, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, या फिर अभिव्यंजना प्रवृत्ति में नवीनता। तो आपको पता ही है दोस्तों, छायावाद में शोषण का विरोध नहीं था, जो शोषण होते हैं उसका विरोध नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है, बाकी तीनों छायावाद में थे। क्वेश्चन को पढ़ो और सही जवाब का चयन करो दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। विधुर उर के मुद भावों से तुम्हारा कर नित नव सिंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मद दुरे दुर्ग द्वार। ये पंक्ति किस छायावादी कवि की है? सिंगारिकता इसमें झलक रही है दोस्तों, और ये किसकी है? पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। विदुर उर के मधु भावों से तुम्हारा कर नित नव सिंगार। तो 58 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा। जो सुमित्रानंद पंत है, ये उनकी पंक्तियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, और अपनी ज़ुबान पे इसको रट भी लेना। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर, थिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, थिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यानी कि हर एक साधन जो है थिक है, यानी कि नासवान है, वो किसी काम नहीं आएगा, तो उसके लिए सदा ही शोध किया, सदा ही उसके पीछे पीछे भागे। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन में आपके सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और महादेवी वर्मा की। सही उत्तर का चयन करना है आपने, और आपका सही जवाब जा रहा है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियाँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो ये सीधा सीधा पीछे मास्टर कैडर में आ चुका है 2-3 बार। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नीचे सीधा दिया गया आपके ऑप्शन से पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं शंकर जी। कौन कहते हैं? शंकर जी कहते हैं ये। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर में आपका सही जवाब होता है दोस्तों। सो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा आगे छायावाद के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, छायावाद के जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी उसमें आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस ठोक लो, ताकि हर नया वीडियो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचे और आप उसकी तैयारी करके अब की बार 100% नंबरों के साथ गवर्नमेंट जॉब में अपनी सीट पक्की करें। लगना है ना मास्टर? तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अच्छी तैयारी करो ताकि अब की बार आपकी सिलेक्शन 100% हो जाए। सो दोस्तों बाकी जो वीडियो बने हुए हैं उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, और सर्च करें संजय खटोड़, और आपको मिलेंगे हिंदी साहित्य के, हिंदी व्याकरण के, पंजाब जीके के क्वेश्चन। सो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।